हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं CGL 2017 में एज एन ऑडिटर फ़िलहाल इन CAG सेलेक्टेड हूँ। मेरे जो मार्क्स थे वो 546.75 थे। प्री में मेरे 159.5 थे। ये मेंस में मेरे मैथ्स में 149.5 थे और इंग्लिश में 167.75 थे CGL 17 में। CGL 18 भी मैंने दिया था और मेरे प्री में 175.3 मार्क्स थे और मेंस में मिला करके 526 आउट ऑफ 600 हैं और WO में 651/800 हैं। ठीक है। CGL 17 में WO के पेपर में मेरे 696.5 मार्क्स थे, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ के चलते मैंने WO का प्रेफरेंस अभी नहीं किया है। मुझे अभी WO मेरे लिए रिस्की था तो मैंने अभी नहीं लिया है। बट बहुत लोगों की तरह WO मेरा भी ड्रीम जॉब था एक वक्त, आज भी है। तो आज मैं कुछ इश्यूज़ के चलते उसको पूरा तो नहीं कर पाया हूँ, बट ऑडिटर लेने के पीछे का रीज़न यही है कि एक ऑडिटर ही एकमात्र ऐसा पोस्ट है जिसके ज़रिए मैं आज नहीं तो कल WO के पोस्ट तक ज़रूर पहुँच सकता हूँ। आज से 2-2.5 साल बाद जब मेरी इश्यूज़ सेटल डाउन हो जाएंगे, मेरे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके बाद मैं SCS एग्ज़ाम दे करके WO के पोस्ट को हासिल कर लूँगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मैं तो पहले ये बता दूं कि WO के पेपर में मेरे 17 में 150 थे आउट ऑफ 200 और मैंने सिर्फ एक किताब और एक PDF फॉलो करी थी। मैंने जो किताब फॉलो करी थी वो ये थी, राकेश यादव सर की ही है ये किताब, WO SSC CGL। ठीक है। इस किताब का कंटेंट मैं आपको ज़रूर एक बार दिखाना चाहूँगा। आप इस किताब में देख सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ अकाउंट्स का सारा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर है और इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन और CAG का जो चैप्टर आता है यहाँ पे वो भी है, फाइनेंस कमीशन, और ऊपर में आपको CAG का चैप्टर भी दिखेगा। तो इस बुक में सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं और उन चैप्टर्स का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उन पे जो पॉसिबल MCQs हो सकते हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये किताब नहीं है मार्केट में अवेलेबल इस वक्त, शायद नहीं होगी, हो सकता है, तो इस किताब का जो सोर्स है, इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए हैं, CA का जो CPT मॉड्यूल आता है, गूगल पे डाउनलोड किया जा सकता है उसे फ्री का। CA का जो CPT मॉड्यूल होता है उसके लगभग हर एक क्वेश्चन को इसमें दे दिया गया है, हूबहू, सेम लैंग्वेज सेम नंबर, नथिंग चेंज्ड। आप कह सकते हैं कि उसी को कॉपी करके शायद इसमें दे दिया गया होगा, मे बी, एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर आपको ये बुक नहीं भी मिलती है तो आप CA CPT के मॉड्यूल को डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको शायद थोड़ा सा इस बुक में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इस बुक में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसके थ्योरी वाले एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में नहीं है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है सब कुछ समझने के लिए, तो देखिए, मैं NCERT तो नहीं कभी पढ़ा हूँ। जब मैं स्कूल में था तब भी मैं NCERT से उतना नहीं पढ़ता था। मैं ये किताब DK गोयल की किताब है जो क्लास 11 से मेरे पास में है। मैंने WO के पेपर के लिए जब अगर किसी चैप्टर में मुझे ज़्यादा जानना था, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैं काफ़ी कुछ भूल चुका था, तो उसको मैंने इस किताब से पढ़ा, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ होता। इस किताब का लैंग्वेज बहुत ईजी है असल में समझना, अच्छे से समझाया गया, बहुत ईजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। और एक बात कि जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है WO में, वो माइक्रो और जो मैक्रो है, तो पहले क्या था कि CBSE बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो दोनों क्लास 12 के ही सिलेबस में एक साथ होते थे पहले। लेकिन अब जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है
इसमें माइक्रो का सिलेबस क्लास 11 में चला गया है और मैक्रो का सिलेबस क्लास 12 में चला गया है। ठीक है, जो डब्ल्यू के पेपर का जो पैटर्न है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था नहीं, नेशनल इनकम पे क्वेश्चन था, और वो था आपका, उसको क्या बोलते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाला क्वेश्चन था। तो माइक्रो का क्वेश्चन ज़्यादा था मेरे में और मैक्रो का कम था। हो सकता है आपके केस में मैक्रो ज़्यादा और माइक्रो कम हो, बट जो भी हो, आपको माइक्रो के लिए क्लास 11 का नया बुक ख़रीदना है अगर, तो आपको 11 का लेना होगा, और मैक्रो के लिए 12 का लेना होगा। और अगर आप पुराना बुक खरीदेंगे सीबीएसई के किसी भी राइटर का, जैसे कि अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मेरे पास संदीप गर्ग का किताब था, पहले से था वो किताब, जब मैं पढ़ता था तभी से था। उस किताब का भी मुझे लैंग्वेज काफ़ी ईजी लगता था। एक और किताब था मेरे पास वीके का, लेकिन वीके समझने के लिए संदीप गर्ग ज़्यादा बेहतर था उससे, तो वो था एक। और एनसीईआरटी मैंने कभी फॉलो नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता, तो जो आपकी इच्छा, जो आप सही समझें। मैंने जो किया मैंने बता दिया। ठीक है, और अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से क्लास 11 का, 12 के अकाउंट्स का सिलेबस में कोई भी चैप्टर नहीं है। एक चैप्टर था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे टाइम में क्लास 12 में था, लेकिन अब शायद सीबीएसई ने उसे 11 में कर दिया है। तो मतलब मिला जुला के पूरा सिलेबस अकाउंट्स का क्लास 11 का है, और जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आपका ये क्लास 11 और 12 का दोनों का है, 11 का माइक्रो और 12 का मैक्रो। ठीक है, एंड आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पर शायद ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हुई डब्ल्यू के पेपर की बात। अब अगर बात करते हैं प्री का, अगर प्री के एग्ज़ाम का बात करेंगे तो प्री के एग्ज़ाम में जो हमारा जो मैथ्स आता है, सबको आप लोगों ने अगर मैथ्स एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको भी पता होगा कि CGL 18 में मैथ्स कैलकुलेटिव आया था और CGL 17 में मैथ्स थोड़ा इजी ही था, एक तो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए अगर तो मैथ्स के लिए तो यही बोलूँगा कि अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव की और एम टायरा की प्रैक्टिस बुक, मैंने इन दोनों किताबों का इस्तेमाल किया था। अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव के क्लास नोट्स में फ़ायदा यही है कि उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स दी हैं बहुत यूज़फुल हैं, बहुत यूज़फुल हैं अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं तो। ठीक है, और एम टायरा का जो प्रैक्टिस बुक आता है, ध्यान दें, मैं एम टायरा का एक बुक और आता है, ये क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, छोटा सा, वो अलग नहीं, वो तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन होता है। एम टायरा का जो प्रैक्टिस बुक आता है उस बुक को आप ज़रूर लें, उसमें हर चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसको आप बनाएं, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने क्या किया था कि पहले क्लास नोट से सारा जो ट्रिक्स एंड टिप्स थे उनको समझा, और उनको क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन को अर्थमेटिक का सॉल्व भी किया, और उसके बाद ये एम टायरा का प्रैक्टिस बुक में को खोल के मैंने राकेश यादव में सीखे गए ट्रिक्स को उस बुक में मौजूद बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई किया। एम टायरा में क्वेश्चन बहुत हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे मैंने किया। एम टायरा का PDF भी अवेलेबल है गूगल पे, अगर आप चाहेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये हुआ अर्थमेटिक का बात। एडवांस मैथ्स में जो मेरे नज़र में, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो ऑल इन वन और वन इन ऑल किताब है वो है राकेश यादव सर की ही किताब। उस किताब में जो आपका इसमें जो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं और जो उसमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो हूबहू वही चीज़ हैं जो यूट्यूब पे सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। किताब में हर वो चीज़ अवेलेबल है जिसके लिए आप लोगों से पूछते हैं कि कोई मेरे को ये पढ़ा दे, कोई मेरे को वो कहीं से ये वीडियो मिल जाए या वो वीडियो। देखिए, किताब को आप पढ़िए, मैं एडवांस मैथ्स की बात कर रहा हूँ, राकेश यादव सर की किताब को आप पढ़िए एडवांस मैथ्स की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उसमें कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर हैं, जैसे सर्कल के चैप्टर में करीब 8-10 क्वेश्चन पूरी तरह से इररेलेवेंट है। मेंसुरेशन 3D में कुछ क्वेश्चन इररेलेवेंट हैं, बट जो भी हैं वो सीखने के लिए बहुत अच्छा किताब है। हाँ, राकेश यादव सर की जो अर्थमेटिक की किताब है, ये किताब पूरी तरह से यूज़फुल तो मैं नहीं कह सकता अपने लिए, क्योंकि इस किताब में मुझे सिर्फ 5 चैप्टर्स ही अच्छे लगे थे।
ये आप पांचों को टिक किया हुआ देख सकते हैं, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, पार्टनरशिप और जो भी 2 चैप्टर नीचे में HCF LCM है, ठीक है, एवरेज है। और तो ये 5 चैप्टर इस बुक में बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन बहुत अच्छे से। मिक्सचर एलिगेशन में मुझे याद है मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी शुरुआत से, वो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हुई थी क्लास नोट्स पढ़ के और इस किताब को पढ़ के और एम टायरा से बनाने के बाद। तो अर्थमेटिक में कुल मिला के 3 किताबें, और मुझे लगता है कि किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए, मैं तो खैर एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत तेज़ या बहुत कमज़ोर नहीं था, एकदम एवरेज स्टूडेंट था, एक एवरेज बच्चे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड इनफ है ये 3 किताब, एम टायरा का और क्लास नोट्स और ये अर्थमेटिक, ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स में जो ट्रिक्स होते हैं कई लोगों को वो समझ में नहीं आते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कभी दिक्कत हो उसमें क्लास नोट्स में किसी ट्रिक को समझने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आइए आगे बात करते हैं। ये हुआ आपका मैथ्स का बात, ठीक है, एडवांस और इसका अर्थमेटिक का। बात करते हैं अगर इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश तो अधिकतर लोगों के पास इंग्लिश की एक किताब रहती ही है, कहाँ गई, नीतू सिंह मैम की किताब, ये वाली किताब। तो इस किताब से देखिए एक बात और, मेरा इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन होता है वो मेरा पहले से ही सही था, क्योंकि मैं जब क्लास 9, 10, 11 के आसपास में मैंने किताब ली थी RK मेहता की ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश किताब। उस किताब में ग्रामर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। दिक्कत ये है कि उस किताब में ग्रामर एक्सप्लेन्ड है बट उस पर क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं है। तो उसका कमी इस किताब में पूरा हो गया था मेरे लिए। इस किताब में कुल मिलाकर के 27 चैप्टर्स हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पे आप 14 नहीं 16 चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये जो टिक किया हुआ है। उसके नीचे के सब चैप्टर्स को मैंने नहीं पढ़ा था। ये जो 16 चैप्टर्स हैं ये ग्रामर के चैप्टर्स थे। मैंने ग्रामर पहले पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया उस वक्त, और उसके बाद ग्रेडअप के ऐप में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो हैं बट काफ़ी तो नहीं है, थोड़े कम ही हैं। हर चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी वो प्रैक्टिस के लिए कम ही होते हैं इंग्लिश के हिसाब से। इंग्लिश में क्या है कि आप एक रूल याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। आप कितना भी रूल याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो रूल याद ही नहीं आएगा, क्या ये क्या, इसमें कौन सा रूल लगेगा। ऐसा तब होता है जब आपके पास प्रैक्टिस ना हो, है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छे से ना, तो आपको रूल्स भी याद रहेंगे और किस क्वेश्चन में वो रूल लग रहा है, लगाना है, एक्सेप्शन है कि नहीं है, आपको वो आइडिया आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नॉट ओनली अ मैन, अ वुमेन ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेडअप के ऐप में अगर जाएंगे तो ग्रेडअप के ऐप में जो ग्रेडअप के ऐप में यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ आपको एक प्रैक्टिस का टॉपिक मिलेगा यहाँ नीचे में, या प्रैक्टिस के टॉपिक में आप जाएंगे, प्रिपेयर लिखा रहता है। प्रिपेयर में जाने के बाद आप प्रैक्टिस टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टैब्स दिखेगा, आप किसी में भी टच कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ये मेरा ही अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है इस ऐप में। तो अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो आप देखेंगे कि करीब 2700 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। सिर्फ मेंस के लिए तैयारी के लिए मैंने इसमें 2700 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे करीब। तो उसके बाद ये हुआ, और जीके में मैंने 4107 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर आप देखेंगे, दिख पा रहा है अगर, तो 4107 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो थे, बट जीके मेरा इतना वीक था, इतना ज़्यादा वीक कि इतना अटेम्प्ट करने के बाद 4107 क्वेश्चन में 2800 सही था और 1200 गलत। तो इतना सारा अटेम्प्ट करने के बाद ही मेरे जीके में मार्क्स अच्छे नहीं बन पाए थे। मेरे मार्क्स थे शायद 24 या 22 कुछ मार्क्स थे मेरे। ओवरऑल मिला के 159.5 थे, इंग्लिश में मेरे 40.5 थे, मैथ्स में 45.5 थे और रीजनिंग में 50 थे, ठीक है।
तो रीजनिंग अगर बात करें रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई किताब यूज़ ही नहीं करी थी। रीजनिंग के लिए मुझे सिर्फ 2-3 टॉपिक में दिक्कत थी, डाइस में, कैलेंडर में और क्लॉक में शायद। क्लॉक तो वैसे अब आता भी नहीं, उतना एग्ज़ाम में लगता है। तो इन तीनों को मैंने स्टडी IQ पे देखा था, मुझे हो गया 15-20 मिनट का वीडियोस होता था, समझ में आ गया सब कुछ। उसके अलावा रीजनिंग इतनी आसान आती है SSC की क्या कहें, बहुत इजी होती है। मुझे 50 में 50 इसलिए नहीं आए थे कि मैं रीजनिंग में बहुत तेज़ हूँ, इसलिए आते क्योंकि रीजनिंग थी ही ईजी, पेपर ही उसका ईजी आता, क्वेश्चन ही बहुत ईजी आते हैं उसके, ठीक है। ये हुई स्ट्रैटेजी की बात। तो अब अगर मैं जर्नी की बात करूँ अपनी, मैं कई सालों तक मैंने कोचिंग पढ़ाया है बच्चों को, 9-10 के बच्चों को, 11-12 के बच्चों को भी। मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी, मुझे लगता था कि जितना मैथ्स मैं जानता हूँ उससे मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जो मैथ्स मैं जानता था वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता उससे, क्योंकि हर सवाल को x मान करके बनाना और फिर लंबे से इक्वेशन में फॉर्म करना वो बच्चों का तरीका था, और जो मुझे लगता था कि सही है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मुझसे एग्ज़ाम निकलता ही नहीं था, मेरा टाइम ही मेरे से मैनेज नहीं होता था। तो इस तरह से मैंने कई साल बैंकिंग एग्ज़ाम्स देने में खर्च कर दिए। एक बार गलती से 2014 में क्लर्क का एग्ज़ाम निकला, इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन मैं इंटरव्यू में जा नहीं पाया किसी कारण से, तो उसके बाद कोई एग्ज़ाम निकला भी नहीं बैंक का। IBPS क्लर्क में जो मैंने आखिरी बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे 200 में सिर्फ 60 मार्क्स थे और मैं पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था उस वक्त। मैं मेंटली पूरी तरह टूट चुका था, मुझे लगा था मुझसे एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना था कि मुझसे SSC जैसा टफ एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। हाँ, बैंकिंग इजी होता है मुझे ऐसा लगता था, और मुझसे बैंकिंग भी नहीं निकल रहा था, तो SSC क्या निकलेगा, मुझे ऐसा लगता था। तो उस परिस्थिति में जब मेरा एज भी निकल रहा था, मैं जनरल से हूँ, एज भी निकल रहा था और मैं पूरी तरह से गलत ट्रैक पे था, इतनी बार फेल करने के बाद भी मैं SSC की तरफ नहीं जा रहा था, डर से कि उसमें भी फेल ही करूँगा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो इस बीच मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, उनका नाम पुरुषोत्तम कुमार मतलब, और वो 2016 CGL से WO सेलेक्टेड हैं रायपुर AG ऑफिस में। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे ही सिटी में थे वो उस वक्त, मैं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी का रहने वाला हूँ। तो उनसे मैंने अपनी बात शेयर की, उन्होंने मुझे बताया कि तुम गलत ट्रैक पे हो, तुम्हें बैंकिंग छोड़ करके तुम्हें SSC ट्राई करनी चाहिए, तुमसे वो निकल जाए। उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि तुमसे SSC निकल जाएगा, उन्होंने मुझे ये बताया। तो मैंने उसके बाद मैंने CGL 17 का एग्ज़ाम दिया, और आपको शायद अजीब लगे या क्या, जो भी, मैंने लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं कंपटीशन में, मैंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सीरियसली पढ़ के दिया था, वो था CGL 17। इसी एग्ज़ाम में मैंने सोच लिया था कि इस बार नहीं तो फिर अगली बार नहीं, क्योंकि मेरी एज निकलती जा रही थी और मैंने लापरवाही में कई साल बर्बाद कर दिए थे अपने। लापरवाही मैं कर रहा था ये सोच करके कि मैं कोचिंग पढ़ाता था अपने सिटी में और मेरी कोचिंग से डिसेंट कमाई होती थी, मैं अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा था, बट कोचिंग में आखिर कब तक पढ़ाता कोई इंसान, वो भी ऐसे टेम्प्रोरी कोचिंग में। तो इसीलिए मैंने कई साल लापरवाही में निकाल दिए, लेकिन अंत में मुझे सही रास्ता दिखा। क्योंकि जब मैंने CGL 17 की तैयारी की थी तो बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा का भी फॉर्म आया था और भी कुछ फॉर्म्स आए थे, मैंने कुछ नहीं भरा था, क्योंकि मुझे था कि जिस तरह से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, मुझे भी अपना निशाना बस एक चीज़ पे रखना था, CGL पे, तो ही मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। मुझे ऐसा लगता था कि ये 2-3 जगह ध्यान लगाने से मुझे प्रॉब्लम हो जा रही थी। हो सकता है आपको ना हो, किसी और को ना हो, बट आई वॉज लाइक दैट। तो उसके बाद मैंने किया, और मेरा जो टारगेट था वो WO ही था, बट मेरे कुछ इश्यूज़ के चलते मैं WO के पोस्ट पे फ़िलहाल नहीं जा सकता था। ये मुझे बाद में फ़ील हुआ कि ये मेरे लिए रिस्की हो जाएगा कुछ शुरू के 2-2.5 सालों में, और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम ही मुश्किल से निकली थी। आगे मौका मिलता नहीं मिलता, आगे एग्ज़ाम निकलता कि नहीं निकलता, थोड़ा सा डर था, क्योंकि CGL कब कौन केस कर दे, कब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी।
तो CGL 18 पे भी मुझे भरोसा नहीं था कि मालूम चला एग्ज़ाम दिया कैंसिल हो गया फिर कोई केस कर देगा। तो मैंने क्या किया कि WO का जो मजबूरी थी, लेकिन WO मुझे बनना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है डीले कर देता हूँ थोड़ा। तो मैंने ऑडिटर लिया, अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस किया अपने कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज़ के चलते, इस उम्मीद में कि ऑडिटर बनने के बाद भी 2 साल के बाद SCH एग्ज़ाम दे करके मैं WO पोस्ट देर सबेर हासिल कर ही लूँगा। और मेरे मन में जो कसक रह गई है WO नहीं ले पाने की बिकॉज ऑफ माई, अब आप मेरी बदकिस्मती कहिए या मजबूरी कहिए, ये कसक भी दूर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को WO के पेपर के बारे में मैंने जो बताया उससे कुछ हेल्प मिले। अगर मिलती है तो अच्छी बात है। और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा, अगर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।